श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अभेदानंद द्वितीय भाग। जय ठाकुर जय मां। श्री रामकृष्ण देव की मर्त्यलोक की लीला समाप्त हो जाने पर माताजी तथा स्वामी योगानंद के साथ काली वृंदावन गए। वहां रहते समय सुयोग पाकर वे भिक्षावृत्ति का अवलंबन करते हुए वृंदावन परिक्रमा को निकले। लगभग 21 दिन में वह परिक्रमा पूरी हुई। इसके बाद वे कलकत्ता लौटकर बराहनगर मठ में रहने लगे। बराहनगर मठ के एक छोटे से कमरे में रहते हुए काली महाराज अपना अधिकांश समय जप ध्यान तथा शास्त्र पाठ आदि में बिताते थे। इसीलिए उस कमरे का नाम काली तपस्वी का कमरा पड़ गया था। इन्हीं दिनों उन्होंने ठाकुर पर स्तोत्र रचने में भी मन लगाया था। फलस्वरूप इन दिनों उनका संपूर्ण जीवन ही आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण था। वे सात्विक आहार लेते, जूता नहीं पहनते, किसी निमंत्रण में नहीं जाते, किसी के साथ मेलजोल नहीं रखते तथा गीता, उपनिषद आदि के एक एक श्लोक पर कई दिन तक ध्यान करते हुए उसका मर्मार्थ ढूंढ निकालते थे। आहार के प्रति वे उदासीन थे। शशि महाराज उनके दरवाजे पर धक्का देकर बुरा भला कहते हुए उन्हें भोजन करने लगाते थे। बाद में बराहनगर मठ में यथाविधि संन्यास ग्रहण करने के पश्चात काली महाराज का नाम स्वामी अभेदानंद हुआ। संन्यास के बाद भी उनकी तपस्या आदि समान रूप से चलती रही। एक दिन मास्टर महाशय ने तीसरे प्रहर आकर देखा कि बरामदे की तपी हुई धूल पर अभेदानंद की देह निर्जीव सी पड़ी है। उन्होंने योगीन महाराज से कहा, मठ के कठोर जीवन को सहन न कर सकने के कारण काली ने देह त्याग कर दिया है। योगानंद हंसते हुए बोले, वह भला क्या मरेगा? वह ऐसे ही ध्यान किया करता है। 1887 ईस्वी के श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात काली महाराज स्वामी शारदानंद तथा स्वामी प्रेमानंद के साथ पुरी धाम को गए और वहां एमार मठ में आश्रय लिया। उस समय उन्होंने वहां पर कुछ दिन तक वैष्णव बाबा जी लोगों की परित्यक्त एक गुफा में ध्यान किया। 6 महीने इस अंचल में बिताने के बाद भाद्र मास में ये लोग बराहनगर लौटे। संन्यास ग्रहण के पश्चात स्वामी अभेदानंद और अद्भुतानंद एक बार श्री रामचंद्र दत्त से मिलने गए। वहां नवीन सन्यासियों के आदर्श तथा पुरातन भक्तों की भावधारा को लेकर बड़ा तर्क युद्ध आरंभ हो गया। राम बाबू का कहना था कि ठाकुर को पकड़े रहने से ही सब हो गया, शास्त्र अध्ययन आदि की कोई आवश्यकता नहीं है।
और इधर नवीनों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में स्वामी अभेदानंद का कहना था कि ठाकुर को पकड़े रहकर ध्यान भजन तो करना ही होगा, परंतु इसके साथ ही विभिन्न शास्त्रों तथा मत मतांतरों के साथ परिचित होना भी आवश्यक है। इस विषय को लेकर बाद में अभेदानंद को भक्तों की काफी कटुक्तियां सुननी पड़ी, पर वे विचलित नहीं हुए। इस प्रकार मठ स्थापना की प्रथम अवस्था में उन लोगों को बहुत से प्रतिकूल भावों के संपर्क में आना पड़ा था। 1889 ईस्वी में स्वामी अभेदानंद तथा अन्य कुछ गुरु भ्राता माताजी के साथ आठपुर होते हुए कामारपुकुर और जयराम बाटी गए। वहां अभेदानंद के मन में उत्तराखंड जाने की अभिलाषा उत्पन्न हुई और माताजी की अनुमति लेकर वे स्वामी निर्मलानंद के साथ तीर्थ दर्शन को चले। दोनों खाली पैर ग्रैंड ट्रक रोड से चल दिए। अभेदानंद की प्रतिज्ञा थी, धन का स्पर्श नहीं करेंगे, खाना नहीं पकाएंगे, जूता या कुर्ता नहीं पहनेंगे, किसी के घर में नहीं सोएंगे और दोपहर को 3 या 5 घरों में भिक्षा मांगकर दिन में एक ही बार भोजन करेंगे। इसी प्रकार चलते हुए वे गाजीपुर पहुंचे और वहां पबहारी बाबा के साथ वार्तालाप किया। यहां उनकी हरि प्रसन्न चटर्जी, बाद में स्वामी विज्ञानानंद से भी भेंट हुई। तत्पश्चात वे अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी तथा देवप्रयाग आदि तीर्थों का भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचे। बद्री नारायण के दर्शन करके वे केदारनाथ की ओर चले। वहां पर्वत की एक गुफा में कुछ दिन एकाकी तपस्या करने के बाद अभेदानंद जी ने एक उदासी साधु के साथ गोमुख की यात्रा की। गोमुख दर्शन के पश्चात वे पुनः उत्तरकाशी होते हुए यमुनोत्री गए और वहां से देहरादून की राह से ऋषिकेश लौट आए। ऋषिकेश में उन्होंने कुटिया में रहते हुए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। साथ ही वे धनराज गिरी से शास्त्र अध्ययन भी करने लगे। उनकी प्रतिभा पर मुग्ध होकर धनराज गिरी ने बाद में स्वामी विवेकानंद जी से कहा था, अभेदानंद अलौकिक प्रज्ञा। दुर्भाग्यवश शीघ्र ही स्वामी अभेदानंद को ब्रोंकाइटिस तथा बुखार हो गया और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। स्वामी शारदानंद तथा सान्याल महाशय उन दिनों वहीं थे। उन्होंने उनकी सेवा का भार ग्रहण किया। बाद में मार्च 1890 ईस्वी स्वामी विवेकानंद जी के निर्देशानुसार स्वामी निर्मलानंद उन्हें बैलगाड़ी से हरिद्वार ले गए तथा काशी की ट्रेन में बिठा दिया। काशी पहुंचकर अभेदानंद जी को रक्तातिसार हुआ। वे डॉक्टर प्रिय बाबू के मकान में रहते हुए चिकित्सा कराने लगे।
स्वामी जी के निर्देश पर एक गुरु भाई उनकी सेवा करने के लिए गाजीपुर आ गए। बाद में स्वामी सदानंद ने उनकी सेवा का भार ग्रहण किया। आरोग्य लाभ के बाद काली महाराज सदानंद के साथ इलाहाबाद गए और वहां झूसी में तपस्या की। इन दिनों वे सदानंद को वेदांत पढ़ाया करते थे। तदुपरांत संभवतः जून में वे बरहानगर लौट आए। मठ में वे प्रायः दिन रात अध्ययन करते रहते थे। समय मिलने पर नरेंद्र के साथ तर्क में लग जाते थे, किंतु इस तर्क में वे ठहर नहीं पाते थे। तो भी एक दिन नरेंद्र नाथ ने कुछ असुविधा में पड़कर कहा, आज यहीं तक रहने दो, कल ठीक यहीं से प्रारंभ करेंगे। दूसरे दिन नरेंद्र नाथ ने ऐसी अकाट्य युक्तियां प्रस्तुत की कि अभेदानंद ने हार मानते हुए कहा, नरेन को एक दिन भी युक्ति तर्क में हरा नहीं सका। युक्ति तर्क के क्षेत्र में कुछ भी क्यों न हो, पर नरेंद्र नाथ का हृदय अभेदानंद के प्रति सर्वदा ही प्रेम पूर्ण था। उन अभाव के दिनों में साधुओं को काफी शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था, पर काली महाराज का अध्ययन प्रवण मन इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता था। इससे कोई उनके विरुद्ध आलोचना करते। इस पर एक दिन स्वामी जी ने कहा था, तुम लोगों का एक भाई यदि पठन पाठन ही लेकर रहे तो तुम लोगों को इतनी पीड़ा क्यों होती है। लाओ देखूं तुम लोगों के कितने हंडे पड़े हैं, मैं सब मांज देता हूं। इसके बाद थोड़े ही दिनों में स्वामी जी अखंडानंद जी के साथ हिमालय भ्रमण को चले गए और कुछ ही दिनों में अभेदानंद जी भी तीर्थ भ्रमण को चल दिए। स्वामी अद्भुतानंद उस समय बराहनगर मठ में थे। उन्होंने तथा औरों ने भी उनको मठ में रह जाने के लिए बहुत आग्रह किया, पर उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। काशी, प्रयाग, दिल्ली, आगरा, चित्रकूट, सरयू, जयपुर, खेतड़ी, आबू एवं गिरनार आदि तीर्थों तथा दर्शनीय स्थानों को देखकर स्वामी अभेदानंद जूनागढ़ की ओर रवाना हुए। रास्ते में पोरबंदर में उन्हें शंकर पांडुरंग महोदय से पता चला कि स्वामी जी उसी अंचल में हैं। अतः उनसे मिलने की आकांक्षा से वे तुरंत जूनागढ़ पहुंचे और सौभाग्यवश मनसुख राम सूर्यराम त्रिपाठी के मकान पर उनकी स्वामी जी से भेंट हुई। जूनागढ़ में कुछ दिन एक साथ बिताने के बाद अभेदानंद जी द्वारका को चले और स्वामी जी बंबई की ओर अग्रसर हुए। द्वारका और प्रभास का दर्शन करने के बाद अभेदानंद जी जहाज द्वारा बंबई गए और वहां से महाबलेश्वर पहुंचकर नरोत्तम मुरारजी गोकुलदास के घर पुनः स्वामी जी से मिले। इसके पश्चात वे पूना, बड़ौदा, नासिक तथा दंडकारण्य होते हुए एवं ताप्ती, गोदावरी, कावेरी आदि
पुण्य तोया नदियों में स्नान करते हुए रामेश्वर पहुंचे। वहां से तंजौर, तिरुचिरापल्ली, मदुरा, कांची, कुंभकोणम आदि तीर्थों का दर्शन करके मद्रास से जहाज द्वारा कलकत्ता लौटे। मठ इस समय आलम बाजार में आ चुका था। गुजरात में भ्रमण करते समय स्वामी जी ने यद्यपि उन्हें सावधान कर दिया था कि जूते का उपयोग आवश्यक है, तथापि इस अंचल में वे नंगे पैर ही चला करते थे। भोजन तथा जल के बारे में भी विरागी साधुओं के समान ही उदासीन थे। इसके फलस्वरूप उनके पैर में गिनवर्म हो गया। आलम बाजार मठ पहुंचने पर उनके दोनों पैर सूज गए और रोग ने भयानक रूप धारण कर लिया। इस रोग के कारण वे 4 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे और 7 बार उनके पैरों की शल्य क्रिया करनी पड़ी। उस समय स्वामी शारदानंद आदि गुरु भ्राताओं ने उनकी खूब सेवा की थी। रोग दूर होने पर इस बार मठ जीवन उनके लिए बड़ा आनंदमय हो उठा। उस समय तीर्थ भ्रमण के पश्चात अनेक व्यक्ति मठ में ही निवास कर रहे थे तथा मठ की आर्थिक स्थिति भी कुछ सुधर गई थी। तब नई दरी पर बैठकर रीडिंग लैंप की सहायता से अध्ययन करना उतना कठिन नहीं था। स्वामी अभेदानंद ने इस सुधरी हुई अवस्था का पूरा सदुपयोग किया। स्वामी विवेकानंद जी के अमेरिका में सफल होने के पश्चात ईर्ष्यावश अनेक स्वदेशी तथा विदेशियों ने उनके विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया। इसके प्रतिकार स्वरूप 1894 ईस्वी सितंबर में कलकत्ते के टाउन हॉल में जो सभा हुई थी, स्वामी अभेदानंद उसके संगठनकर्ताओं में प्रमुख थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा है, उस अवसर पर काली तपस्वी ने प्राणपण से परिश्रम किया था। रात दिन उन्मादग्रस्त के समान कार्य करते हुए टाउन हॉल में सभा कराई थी। इस प्रकार कुछ समय मठ में निवास करके 1895 ईस्वी के श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव के कुछ दिन बाद वे पुनः तीर्थ पर्यटन को चले। 1896 ईस्वी में उनके जीवन का एक नवीन अध्याय शुरू हुआ। दीर्घ साधना के द्वारा उन्होंने जो शक्ति अर्जित की थी, आज उसके सदुपयोग का अवसर आ गया। स्वामी विवेकानंद जी के बुलावे पर विदेशों में वेदांत प्रचार के लिए उन्होंने उसी वर्ष के अगस्त मास में गोलकुंडा जहाज द्वारा लंदन की यात्रा की। लगभग 5 सप्ताह बाद लंदन पहुंचकर वे विमल्डन में स्वामी जी के निवास स्थान मिस मूलर के मकान पर पहुंचे। लंदन में 1 महीना व्यतीत करने के पश्चात एक दिन अचानक स्वामी जी ने उन्हें बताया कि उन्हें ख्रिस्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी में हिंदू धर्म पर भाषण देना है। सारी व्यवस्था हो चुकी है, कोई परिवर्तन होना संभव नहीं। अभेदानंद तो मानो आकाश से गिर पड़े, परंतु वे जानते थे कि स्वामी जी
उन्हें किसी भी दशा में छोड़ने वाले नहीं हैं। अतः उन्हीं के निर्देशानुसार पंचदशी के आधार पर एक निबंध लिखकर वे उसका अभ्यास करने लगे। अंत में 27 अक्टूबर को उनके जीवन का प्रथम व्याख्यान हुआ। इसे सुनकर सभी लोग अत्यंत आनंदित हुए तथा स्वामी अभेदानंद के भावी प्रचारक जीवन की सफलता के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं रहा। साथ ही सभी यह भी समझ गए कि स्वामी जी में व्यक्ति को पहचानने तथा उसे अपने कार्य के योग्य बना लेने की विलक्षण क्षमता है। आश्चर्योज्ञाता कुशलानुशिष्टा। कार्य में सुविधा की दृष्टि से नवंबर मास में स्वामी जी अभेदानंद तथा गुडविन के साथ 14 नंबर ग्रे कोर्ट गार्डन्स में एक किराए के मकान में चले आए तथा व्याख्यान के लिए विक्टोरिया स्ट्रीट पर एक हॉल भी किराए से ले लिया। इस मकान में 3 महीने रहते हुए स्वामी जी ने अभेदानंद को अंग्रेजी जीवन जानने योग्य सारी बातें सिखा दी। अभेदानंद स्वामी जी की सहायता से डायसन, मैक्स मूलर आदि विद्वानों के साथ परिचित हुए और स्वामी जी के निर्देशानुसार लंदन तथा अन्य उपनगरों में व्याख्यान आदि देते हुए अनुभव संचय करते रहे। स्वामी जी के लंदन से चले जाने के बाद स्वामी अभेदानंद स्टर्डी महोदय के मकान में आ गए। स्टर्डी स्वयं कठोर जीवन बिताने वाले थे। अभेदानंद जी ने भी तद अनुरूप जीवन को ही अपनाया। वहां वे छत पर अवस्थित एक छोटे से सर्द और खिड़कियों से रहित कमरे में कड़े बिस्तर पर बिना तकिए के ही सोते और नीचे के एक कमरे में अध्ययन आदि करते थे। इस निवास स्थान को ही केंद्र बनाकर 12 जनवरी 1897 ईस्वी से उन्होंने नियमित रूप से वेदांत पर व्याख्यान तथा कक्षाएं शुरू की। परंतु लंदन का कार्य दीर्घ काल तक नहीं चला। उसी वर्ष के मध्य भाग में उन्हें अमेरिका से बुलावा आया। स्वामी जी उस समय भारत में थे, पर इस प्रस्ताव में उनका अनुमोदन था। अतः लंदन का कार्य चलाने के लिए स्वामी जी जो धनराशि छोड़ गए थे, उससे टिकट खरीदकर 31 जुलाई को स्वामी अभेदानंद अमेरिका जाने वाले जहाज पर सवार हुए। 9 अगस्त को न्यूयॉर्क पहुंचकर वे स्थानीय वेदांत समिति की सचिव मिस मेरी फिलिप्स के मकान पर ठहरे। पिछले वर्ष वे जब लंदन में जहाज से उतरे तो देखा कि संयोग बस लेने को कोई भी नहीं आया है। तब उन्होंने अकेले ही गंतव्य स्थान पर पहुंचकर अपनी प्रत्युत्पन्न मति का परिचय दिया था। न्यूयॉर्क में भी वे ऐसी ही परिस्थिति में पड़े और स्वयं ही मिस फिलिप्स के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें विस्मय मुग्ध कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रथम एक पक्ष तक तो वे नगर परिदर्शन करते हुए
अमेरिका के जनजीवन से सुपरिचित हुए। फिर 25 अगस्त को वेदांत समिति की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। सभा में स्वामी विवेकानंद जी के छात्र छात्राएं तथा प्रशंसक मित्रगण उपस्थित थे। अमेरिका में अभेदानंद जी प्रारंभ से ही अपने कार्य क्षेत्र को एक ही स्थान में सीमाबद्ध न रखते हुए सर्वत्र विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील थे। न्यूयॉर्क आते समय रास्ते में काउंट दादमर की धर्मपत्नी से उनका वार्तालाप हुआ था। उसी परिचय के आधार पर वे 27 अगस्त को कैरोलिना में दादमर दंपत्ति के घर पर आकर 5 दिन रहे। बाद में 16 सितंबर को स्वामी जी की शिष्या ब्रह्मचारिणी यति माता मिस बाल्डो के घर जाकर उन्होंने लगभग 20-30 श्रोताओं के सम्मुख 3 दिन संध्या को वेदांत चर्चा की। 14 अक्टूबर को उन्होंने श्रीमती ओली बुल के कैम्ब्रिज के निवास स्थान पर जाकर 5 दिन तक निवास किया। स्वामी शारदानंद भी उस समय अमेरिका में ही थे। 27 सितंबर को उन्होंने अपने कार्य स्थल बोस्टन से न्यूयॉर्क आकर अभेदानंद जी से भेंट की। इसके अतिरिक्त श्रीमती व्हीलर के आमंत्रण पर अभेदानंद जी मांट क्लेयर गए। वहां भी दोनों गुरु भ्राताओं का मिलन हुआ। इस अवसर पर दोनों ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री एडिसन के निवास स्थान पर उनके साथ लगभग 2 घंटे बातचीत की। इस समय 29 अक्टूबर को स्वामी अभेदानंद ने न्यूयॉर्क में जो प्रथम व्याख्यान दिया, उससे उपस्थित सभी लोग विशेष मुग्ध हुए। इस व्याख्यान के बाद वे ब्रुकलिन चले गए और यति माता का आतिथ्य स्वीकार करते हुए वहीं से न्यूयॉर्क का कार्य चलाने लगे। कुछ दिनों बाद लेक्सिटन एवेन्यू में एक मकान मिल जाने पर वे वहां चले आए। न्यूयॉर्क के कार्य के साथ ही उन्हें मांट क्लेयर में भी व्याख्यान देने होते थे। मांट क्लेयर में उनका नॉर्वे निवासी तथा उत्तरी ध्रुव का अभियान करने वाले श्री नानसेन के साथ परिचय हुआ। इसके अतिरिक्त श्री लेगेट के आमंत्रण पर कई बार उनके घर जाते हुए वहां उनकी बहुत से गणमान्य लोगों के साथ मित्रता हुई। इनमें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेट्स भी थे। इस समय स्वामी अभेदानंद ने केवल फल, मूल और दुग्ध आहार पर रहते हुए राजयोग पर कक्षाएं लेना प्रारंभ किया। उनके अथक प्रयास और प्रतिभा के फलस्वरूप न्यूयॉर्क में वेदांत प्रचार की जड़ अधिकाधिक पुष्ट होने लगी। इस कार्य में उन्हें उदारमना पुरोहित अर्थात पादरी डॉक्टर हेबर न्यूटन की विशेष सहायता मिली। न्यूटन उन्हें अपना निजी पुस्तकालय का उपयोग करने देते तथा चर्च के अपने व्याख्यान के विज्ञापन के साथ उनका विज्ञापन भी भेज देते थे। वे स्वयं वेदांत समिति के अवैतनिक सदस्य बन गए थे।
चर्च में आए हुए उपासकों को वे स्वामी अभेदानंद के पास भेज देते और अन्य पुरोहितों के साथ उनका परिचय करा देते थे। बाद में अभेदानंद जी पुरोहित मैक आर्थर के साथ भी परिचित हुए। इसके बाद शीघ्र ही उनकी कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जैक्सन के साथ चर्चा हुई और प्राध्यापक के अनुरोध पर वे बीच बीच में विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने लगे। यहाँ पर यह स्मरण रखना होगा कि यद्यपि कार्य की सफलता में ये परिचय आदि अवश्य ही मूल्यवान थे, फिर भी स्वामी अभेदानंद का उत्साह एवं उद्यम ही सबसे महत्वपूर्ण था। अपने प्रचार व्रत को पूरा करने के लिए वे किसी भी प्रकार के कष्ट की परवाह नहीं करते थे। भीषण शीतकाल के हिमपात पर ध्यान न देते हुए वे नियमित रूप से कक्षाएं चलाया करते थे। उनकी इस सफलता को देखकर यह निष्कर्ष भी नहीं निकाल लेना चाहिए कि यह वेदांत प्रचार का कार्य सर्वत्र बाधा रहित रूप में ही चल रहा था। वास्तव में उन दिनों उन्हें बारंबार अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता था। कट्टरपंथी धर्म संप्रदाय तो उनका विरोध करते ही थे। इसके अतिरिक्त भारतीय उदार भावधारा से अपरिचित होने के कारण शिक्षित समाज भी कभी कभी इस विरोध में शामिल हो जाता था। पर सत्य में वो जयते। सत्य की ही सर्वत्र जय होती है। गुरु की कृपा से अभेदानंद जी इन सारी विघ्न बाधाओं को पार करते चले जा रहे थे। उनकी कर्म पद्धति थी न्यूनतम बाधा के पथ का अनुसरण करना। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि बाइबल द्वारा अनुशासित ईसाई समाज में पुरोहितों का अतुल प्रभाव है, तो उन्हीं के साथ मित्रता स्थापन को उन्होंने अपनी सफलता का उपाय बनाया। और बाद में देखा गया कि उनकी धारणा ठीक ही थी। पुरोहित मित्रों की सहायता से उन्हें गणमान्य लोगों के समाज में आसानी से प्रवेश करने का अवसर मिला और उन्होंने उनके भीतर वेदांत प्रीति का बीजारोपण किया। उनकी प्रचार पद्धति केवल व्याख्यान या कक्षाओं तक ही सीमित नहीं थी। वे बहुधा मित्रों के निवास स्थान पर भी ठहरकर उनके साथ प्रीति के संबंध और भी दृढ़तर बना लेते थे। व्याख्यान में भी वे वाक्पटुता की अपेक्षा युक्ति द्वारा तथ्यों का उद्घाटन करते हुए लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न करने पर ही अधिक ध्यान देते थे। अक्टूबर 1897 ईस्वी से 30 अप्रैल 1898 ईस्वी तक 7 महीने कठोर परिश्रम करने के बाद स्वामी अभेदानंद ने कुछ समय के लिए कार्य बंद कर दिया और ग्रीष्म विश्राम के लिए वॉशिंगटन चले गए। वहां पर अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अतिरिक्त उनकी मुलाकात राष्ट्रपति मैकमिलन से भी हुई। इसके बाद डॉक्टर जेम्स के आमंत्रण पर वे कैम्ब्रिज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए और श्रीमती ओली बुल के मकान पर ठहरे। इसी अवसर पर
एक दिन उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेम्स का व्याख्यान सुनने को मिला। जेम्स महोदय ने वेदांत के अद्वैतवाद का खंडन किया। व्याख्यान के बाद उन्होंने स्वामी अभेदानंद को कैम्ब्रिज कॉन्फ्रेंस में अद्वैतवाद पर बोलने को आमंत्रित किया। अभेदानंद जी सहमत हुए। कॉन्फ्रेंस में व्याख्यान की समाप्ति पर प्रश्नोत्तर हुए, जिसमें जेम्स के छात्रों ने ही प्रश्न किए। सभा के बाद प्रोफेसर जेम्स ने अभेदानंद जी के साथ हाथ मिलाते हुए उनकी युक्तियों की प्रशंसा की तथा उन्हें अपने मकान पर भोजनार्थ आमंत्रित किया। इस भोज में और भी अनेक विद्वान उपस्थित थे। इस समय लगभग 4 घंटे तक बहुत्व में एकत्व विषय पर चर्चा हुई और जेम्स महोदय यह स्वीकार करने को बाध्य हुए कि अद्वैतवाद के पक्ष में भी प्रबल युक्तियां विद्यमान हैं। तब भी न्यूयॉर्क में व्याख्यानों का आरंभ नहीं हुआ था। अतः इस दीर्घ अवकाश के समय अभेदानंद जी ने बोस्टन, कैम्ब्रिज आदि स्थानों को देखा। तत्पश्चात व्हीलर दंपत्ति के आमंत्रण पर उनकी नवविवाहित कन्या तथा जामाता को आशीर्वाद देने मॉन्टक्लेयर आई। इसके बाद नियाग्रा जलप्रपात आदि अनेक स्थानों का भ्रमण किया। इस प्रकार वे तृप्त हुए तथा उन्हें काफी अनुभव भी प्राप्त हुआ। अंत में वे बफेलो नगर से होते हुए ग्रीन एकर पहुंचे और वहां नियमित रूप से गीता व्याख्या आरंभ की। ग्रीन एकर के बाद वे बोस्टन नगर को गए। उसे देखने के बाद वे रोड द्वीप का न्यूपोर्ट देखने गए और फिर सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचे। उसी रात को वे लॉन्ग द्वीप के ईस्ट हैम्पटन गए तथा एपिस्कोपल चर्च के माननीय पुरोहित हेबर न्यूटन के अतिथि हुए। वहां पर 1 सप्ताह व्यतीत करने के बाद वे न्यूयॉर्क लौटे तथा अपने पूर्व परिचित प्रोफेसर हर्शल पार्कर के साथ व्हाइट पर्वत पर आरोहण करने को गए। फिर 30 सितंबर को लौटकर वे श्री लेगेट के अतिथि हुए। लेगेट के स्टोन रिज मकान पर उन्होंने 70 दिन निवास किया। इसके बाद वे उनके न्यूयॉर्क के मकान में आए और एक बोर्डिंग हाउस में अपने रहने की व्यवस्था की। वहां पर रहते हुए वेदांत को दृढ़ नींव पर प्रतिष्ठित करने की अभिलाषा से उन्होंने 28 अक्टूबर को श्री लेगेट की अध्यक्षता में वेदांत समिति का उस देश के कानून के अनुसार पंजीकरण कराया। 22 नंबर स्ट्रीट के 109 नंबर के पूर्व असेंबली हॉल को समिति के लिए किराए पर लिया गया। इस हॉल में प्रथम व्याख्यान के समय श्रोताओं की संख्या 153 थी। अब अभेदानंद जी समझ गए कि उन्होंने अमेरिका निवासियों के हृदय पर विजय पा ली है। इसी के साथ श्री रामकृष्ण शिष्य स्वामी अभेदानंद जी के जीवन परिचय का द्वितीय भाग समाप्त होता है।
शेष भाग अगले वीडियो में। जय ठाकुर, जय माँ।